तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12 चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो 9th चैप्टर है आपका। ठीक है, उसमें हमने पीछे स्टार्टिंग का बेसिक्स हमने बता दिया था। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, डबल साल्ट किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट या साल्ट में डबल साल्ट में डिफरेंस क्या है, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। तो कुछ बातें हमने वहाँ पे जाना था। ठीक है, उसके बाद हमने वर्नर थ्योरी में जाना था। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ क्या है, हमारे पास जो जुड़े हुए एटम्स हैं वो आयोनाइजेबल हैं, कुछ नहीं है। आयोनाइजेबल जो हैं वो जनरली नेगेटिव चार्ज के हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करा था AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया था, तो वही AgCl के साथ या जो भी हमारा हैलाइड के साथ कंपाउंड बना के क्या हमारा प्रेसिपिटेट हो जा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद वर्नर थ्योरी ने बहुत सारी बातें जो बताई, उस बातों को यहाँ पे हम देखते हैं बारी बारी से क्या क्या बातें उन्होंने बोला था। ठीक है, तो पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में मेटल हमारा होता है, एक मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके अलावा उस मेटल से जुड़ने वाले जो एटम्स हैं वो हमारे पास या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन, जो वो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करके जोड़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट टाइप का होता है। कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड होने के लिए क्या होना है कि एक के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होना चाहिए, सामने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर यूं कह सकते हैं रखने के लिए जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो अब वो न्यूट्रल हो तब भी उसके पास ज्यादा हो, या फिर नेगेटिवली चार्ज हो तब भी ज्यादा हो। ये कैसे पॉसिबल है? अगर न्यूट्रल है तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर जो हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हमारे वैलेंस शेल में होते हुए भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना हो। ठीक है, और या फिर वो हमारे पास क्या हो, डबली क्या है, हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स फिल होके कंप्लीटली पड़े हुए हों पेयर के फॉर्म में, वो हमारे पास लोन पेयर हो सकता है। जो नेगेटिवली चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन थे, कुछ उन्होंने लिया है, तो फिर वो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स के फॉर्म में हो जाए ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। इन्हीं सारी बातों को ये ऑब्जर्व करके कुछ पोस्टुलेट बताए थे, कुछ बातों को मतलब बताया था, कंक्लूजन जिसे हम बोल सकते। ठीक, क्या है? पहली बात इन्होंने कहा कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के पास दो टाइप की वैलेंसी होती है। दो टाइप की वैलेंसी का मतलब कि वो जो एटम्स को जोड़ रहा अपने से, वो दो टाइप से जोड़ रहा होता है ना, मतलब दो तरीके के एटम्स उसके पास जुड़ने आते हैं। एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम या स्पीसीज, कुछ भी। ठीक है, सही कह रहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल एटम एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ठीक है, जिन्होंने वर्नर ने, अल्फ्रेड वर्नर ने, उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी ऐसा नाम दिया है ना। उन्होंने ऐसा नाम सजेस्ट किया कि सर हम एक का नाम प्राइमरी वैलेंसी रखते हैं, दूसरे वाले का हम सेकेंडरी वैलेंसी नाम रखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या बोला उन्होंने? दूसरी बात बोला उन्होंने कि हर मेटल के पास, ठीक है, एक बात और, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बोला उन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी उसके ऊपर जो है आयंस को बताती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। और हमने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि ये किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर या एक पर्टिकुलर एटम पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उनसे बने हैं वही उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, या वही कह सकते हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ये है। ठीक है, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती थी वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताती थी। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आया, या फिर यूं कह सकते हैं मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मेटल ऑलवेज है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, सही। अच्छा, दूसरी बात कह रहा कि हर मेटल के कह रहा कि फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होती है। हर मेटल का फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इसका मतलब उसका फिक्स नंबर हमेशा, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, सही। कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, मतलब कितने जने उनसे जुड़ सकते हैं। ये बात अलग अलग कंपाउंड में, अलग अलग मेटल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, कौन इससे कितना जुड़ने वाला, 4, 6, 2, जो भी। ठीक, सही। अच्छा, तीसरी बात क्या बोला उन्होंने? तीसरी बात उन्होंने बोला कि मेटल एटम क्या कहता है कि दोनों टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाई हुआ होता है।
प्राइमरी वैलेंसी से भी और सेकेंडरी वैलेंसी से भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास क्या है, वो आयनाइजेबल होती है या उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है जनरली, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और चार्ज या फिर आयंस भी हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद चौथी बात उन्होंने क्या बोला, ठीक, चौथी बात बोला उन्होंने कि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, एक फिक्स्ड पोजीशन पे होती है, ठीक है ना। सेकेंडरी वैलेंसी की पोजीशन फिक्स होती है, मतलब वो जहां जुड़ी हुई है, जिस डायरेक्शन में जुड़ी हुई है, वो हमेशा वहीं पे जुड़ी हुई होती है। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी की कोई फिक्स्ड पोजीशन या फिर फिक्स नहीं होती, ठीक है। कह रहा प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, फिक्स नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती, मैंने कहा था वो कि आयंस के, अगर वो आयंस के फॉर्म में होती है वो वहां से अलग हो सकती है, सेपरेट। लेकिन ये जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, मैंने कहा जो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई हुई होती है, वो उसकी क्या होती है, वो आयनाइजेबल नहीं होती, वो फिक्स होती है। इसीलिए वो सेकेंडरी वैलेंसी उसके हर तरफ क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रखी है, मतलब जिसे हम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड उनके साथ बनाए हुए हैं उसी हिसाब से उन कंपाउंड का नाम हो जाता है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इस तरह से हमारे पास उसके नाम होते हैं, ठीक है, सही। अच्छा, पांचवी बात क्या बोला उन्होंने, पांचवी बात उन्होंने बताया कि हमारे पास कि सबकी करा कि हर एटम के, पांचवी बात कोई ना है लेकिन बात जो है उन्होंने कहा कि हर एटम के ऊपर जो सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी होती है उन्हीं के हिसाब से हम उनके आगे उसके बाद बता सकते हैं कि कितने वहां पे आयनाइजेबल हैं, कितने नहीं है, क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी, ठीक है, सही। अब उन्होंने कहा कि कुछ कंपाउंड्स का उन्होंने स्ट्रक्चर डिटेक्ट करा, कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया अपने इसी थ्योरीज के बेसिस, अपने इसी पोस्टुलेट के बेसिस पे कि किसका क्या हो सकता, ठीक ना, किस कंपाउंड का क्या वैलेंसी हो सकती, क्या शेप साइज क्या हो सकता है, कैसी बॉन्डिंग उसके अंदर हो सकती, कौन सेकेंडरी वैलेंसी का रोल अदा करता है, कौन प्राइमरी वैलेंसी का। मतलब बस सबसे पहले इतना ही जान लेना है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होनी है वो तो आयनाइजेबल नहीं होनी, वो टूट के अलग नहीं होनी, क्योंकि तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू उनसे डायरेक्टली जुड़ी हुई होगी, और जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो आयंस के थ्रू उसके आयन को वो इक्वल करने के लिए, इसी को उसके काउंटर आयन के हिसाब से क्या होगी, वो सेटिस्फाई हुई होगी, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग, या वर्नर ने एक और बात बताई थी, उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी होती है उनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है, वो जो आयनाइजेबल होती हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उनको एक सॉलिड लाइन से शो करते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन से शो करते हैं उनको। वो चीजें हमारे पास क्या होती थी, उन्होंने कहा कि अब जैसे जिस कंपाउंड की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हमको पता चल जानी है कि कौन सी आयनाइजेबल है कौन सी नहीं है, उसके हिसाब से हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। वहां पे जो हम बॉन्ड की जो बॉन्ड दिखाएंगे या उसे हम क्या दिखाएंगे, इस तरह से सॉलिड लाइन दिखाएंगे और एक डॉटेड लाइन दिखाएंगे। सॉलिड लाइन में क्या होगी हमारे पास, उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे, और डॉटेड लाइन हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी। और यही सेकेंडरी जो डॉटेड लाइन है, जो सॉलिड लाइन है हमारे पास, जो एक स्ट्रेट लाइन है फुल, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि उसका वो किस डायरेक्शन में अकाउंट कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है ना, तो इसे कह सकते हैं डायरेक्टिव, इसे नॉन डायरेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक, सही। अच्छा, अब कर उन्होंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लिया उन्होंने ऐसा, CO कोबाल्ट Cl6 into 6 COCl3 और 6 क्या हुआ हमारे पास NH3, ठीक है, इतनी चीजें उन्होंने लिया, ठीक है, COCl6 into 6 NH3। अब ये इस मेटल के साथ कौन प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, कौन सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा, ये बातें उन्होंने ऑब्जर्व करनी थी। अब इसका मतलब कि उन्होंने कहा इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया अपना, जो मैंने कहा था GCl के साथ रिएक्शन कराया या कंडक्टेंस वगैरह के हिसाब से उन्होंने देखा था ना, तो इसमें उन्होंने ये पाया था यहाँ पे 3 क्लोरीन हमारे पास क्या है, 3Cl- आयन क्या है, आयोनाइजेबल है, ठीक है। इसका मतलब अच्छा, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, CO है, CO इसके साथ NH3 6 है, ये ब्रैकेट बंद हमारा, इनके साथ क्या है 3Cl- है ना, सही। इस तरह से वो हमारे पास कंपाउंड है। ये हमारे पास एक 3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे +3Cl- है।
ऐसा उन्होंने, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का जो है शेप उन्होंने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप ऐसा बताया। मतलब NH3 6 के 6 क्या है, ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, सेकेंडरी वैलेंस से ये आयनाइज नहीं होती, और जो हमारे जो आयंस है क्लोरीन, इसका मतलब 3 क्लोरीन हमारे डॉटेड लाइन से शो करे जाएंगे, जिन्हें हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, ये हमें डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। ठीक है ना, वो हम फिर कैसे करने, ठीक है। कोबाल्ट, अब इसकी स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास कोबाल्ट है, ये हमारे पास यहाँ पे 6 जुड़े होंगे, इसके साथ क्या 6 जुड़े होंगे, इनके साथ NH3, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी है इसलिए हम डॉटेड लाइन से नहीं सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी वैलेंसी है वो डॉटेड लाइन से 3 Cl हम क्या करें, इसे यहाँ पे शो कर दें, ठीक है। इस तरह से हम इस कंपाउंड को मान सकते हैं कि बना सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास क्या है, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ऐसा हमने दिखाना चाहिए। ये 3 क्लोरीन है आयनाइजेबल, उन्हें डॉटेड लाइन से दिखा दें, और जो अमोनिया हमारे पास नॉन आयनाइजेबल है वो क्या होना चाहिए, वो हम डॉटेड ना बल्कि सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, सही। अच्छा, अब आगे इसी तरह से उन्होंने लिया था COCl3 × 5NH3, ठीक है, COCl3 × 5NH3 लिया था। तो यहाँ पे क्या करने हैं, 2 Cl डॉटेड लाइन से होंगे, बाकी सारे Cl और ये सब के सब क्या होंगे, NH3 5 क्या होने चाहिए, सॉलिड लाइन से नहीं बल्कि ये 2 डॉटेड लाइन से, बाकी सारे सॉलिड लाइन से। इस तरह से जब उन्होंने और अलग अलग लिया कंपाउंड, तो सबके सब आपने देखा कि COCl3 4 किया तो आपने 4NH3 2 Cl, तब 1 Cl था, ऐसा, ठीक है, सही। तो अभी ऐसे करके जो आखिरी में उन्होंने COCl3 × 3NH3 लिया, तब देखा कि कोई यहाँ पे Cl माइनस आयनाइजेबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 6 के 6 जो हमारे पास बॉन्ड बने होंगे वो क्या होंगे, अमोनिया और क्लोरीन सबकी सभी से सेकेंडरी वैलेंसी होगी, ठीक है। और इसका कंपाउंड तो हो जाएगा NH3 और Cl3, ये सब के सब क्या होंगे, ब्रैकेट 1, ठीक। तो इस तरह से वर्नर थ्योरी ने सबके बताए थे, सबके स्ट्रक्चर बताए थे, सबके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताई थी, ये सारी चीजें उन्होंने बताया, ठीक, सही। अच्छा, इतनी चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। अब आगे आते हैं, उन्होंने कहा कि जब भी बात करें हम किसी भी कंपाउंड में AgNO3 के साथ कौन से हमारे पास आयनाइजेबल थे, तो उस बेसिस पे उन्होंने आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इन वैलेंसी को क्या किया, बताया था कि कौन सी चीजें क्या हो सकती है, ठीक है, सही। अब आगे आते हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, टर्म्स यूज्ड या रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक। कौन कौन से टर्म्स हैं हम उसको धीरे धीरे जानते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही देख लेते हैं, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड है जो बने हुए हों मेटल के साथ, और मेटल और एनायन या फिर न्यूट्रल कंपाउंड के साथ बने हुए हों, और उसमें मेटल हमारा जिनसे जुड़ा हुआ हो वो उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ हो, ऐसे कंपाउंड को हम कह देंगे क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कि द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड टू a number of anion or neutral atom by a coordinate bond is called coordination compound, ठीक है, सही। दूसरी बात क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी इसे बोलते हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कह रहा कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब कितने आयन उसके साथ बॉन्डेड हैं, ठीक है, अपोजिट चार्ज है न्यूट्रल के, उस मेटल के साथ कितने नंबर ऑफ आयंस या कितने नंबर ऑफ एटम उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं या उनके साथ जुड़े हुए हैं, वही उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, सही। जैसे एग्जांपल की बात करें, हम कह रहा है एग्जांपल ले हम COCl3NH3, ठीक, COCl3NH3 ले, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे हमारा कोबाल्ट सराउंडेड है कितने
3 क्लोरीन एटम एंड 3 अमोनिया एटम्स, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम के पास कितने आयन से ये बाउंडेड है। तो हमारे पास 3 क्लोरीन आयन, 3 अमोनिया, जो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, सही। इस तरह से हम उसे कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आइटम्स हैं, वही हमारे पास क्या है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी यही हमारा डिसाइड करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें तो अच्छा, कॉम्प्लेक्स लिखने का हमने कहा एक तरीका भी होता है। कॉम्प्लेक्स लिखने का तरीका है कि मेटल हमारे पास, ठीक, एक मेटल और उसके साथ जो जुड़े हुए हैं एटम, जो जुड़े हुए एटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिगेंड। अभी आगे आएगा, ठीक है, उनको लिगेंड बोलते हैं। मेटल और लिगेंड हमारे पास क्या होने चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे होने चाहिए, ठीक है। और ये जो एटम्स जो इनसे जुड़े हुए हैं वो जो एटम आयनाइजेबल नहीं है, जो एटम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उन सबको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जो अलग होने वाले हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, ठीक है, सही। याद रहे, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो उसको इसी वाले ब्रैकेट में लिखा जाना जरूरी है, ठीक है, सही। अच्छा, आगे की बात कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है कि कितना वो हमारा एटम्स जो है या हमारा जो आयन से जुड़ा हुआ है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने एटम्स हैं, वही उसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्योंकि वो अंदर वाला नॉन आयनाइजेबल होता है, वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब कह रहा कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे होता है। कह रहा किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखने के लिए हमारे पास नॉन आयनाइजेबल, आयनाइजेबल दो टाइप की वैलेंसी होती है, लेकिन लिखते का हमने कहा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और उनके साथ जुड़ा हुआ एटम जो आयनाइजेबल एटम या ग्रुप ऑफ एटम या आयन जो आयनाइजेबल नहीं है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, बाकी सारी चीजें उसके बाहर लिखी जाती हैं जो आयनाइजेबल होती है, ठीक है, सही। अच्छा, तो अब कह रहा इसके हिसाब से एंटिटी के हिसाब से या फिर कह रहे हैं इसमें क्या है उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स हमारा क्या टाइप का, 3 टाइप का होता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारा वो 3 टाइप का हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते थे ना कल, ठीक है। कहा कि जो विच गिव कॉम्प्लेक्स है इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या टाइप के हो सकते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तीसरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। सबको बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास तीनों चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानना है, ठीक है। करा कि ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जिसके अंदर या जिसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी या मतलब टोटल चीजें जो हमारा इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इन्हीं को तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला था, जिसके अंदर करा ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसकी हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा यहाँ पे n पॉजिटिव, मतलब कोई सा भी नंबर में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कैटायनिक 7 8 नहीं हो सकता, यानी 1 2 3 4 तक ही होता है, ठीक, 5 तक 7 तक। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब जिसके कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमने बता दिया था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी सारी चीजें हैं उतनी सारी चीजों को कलेक्टिवली हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है कि जब भी हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर क्या हो, हमारा टोटल चार्ज मिला के नेगेटिवली चार्ज आ जाए, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज आ जाए, वही हमारे पास क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल रहे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिखें तो हमारे पास हो जाएगा CONH3 क्या है 6, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव, ये हमारे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है, सही। इसी तरह से हम और निकिल का भी ले सकते हैं एग्जांपल, क्लोरीन का भी ले सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। उसके अलावा अब हम अगर बात करें और दूसरे तरह के हमारे एनायनिक की बात करें तो एनायनिक के केस में हम ऐसे लिख सकते हैं कि COCl6 सीधे COCl6 लिख सकते हैं, या COCl4NH3
2, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज हो सकता है, सही। तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर कितना है वही से क्या करेगा, यही बना सकता कि हमारे पास उसके पास एंटिटी क्या है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं FeCN6, ये भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे 4- लिख सकते हैं, ठीक है, सही। तो इस तरह से कटायनिक ये हमारे एनायनिक की एग्जांपल। न्यूट्रल में क्या है हमारे पास, न्यूट्रल के लिए भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, करा कि NiCO4 लिख दें, ठीक है, NiCO4 कॉम्प्लेक्स है, ये भी ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। या फिर कह दें कि हमारे पास लिख दें कोबाल्ट या निकल का NiCl2, या फिर Ni हम कह सकते हैं यहाँ पे Cl2 और NH3, ठीक है। इस तरह से यहाँ निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी न्यूट्रल कंपाउंड हो गया। तो हमारे पास न्यूट्रल, एनायनिक, कटायनिक हर तरह की कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जनरली मिल सकते हैं, ठीक है, सही। एक बात और है आगे, अगली बात है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम आर आयन एंड लिगेंड, ठीक है। सेंट्रल आयन या सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, ये क्या होता है लिगेंड। अब कह रहे हैं कि कोई सा भी कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो जनरली उसमें एक मेटल होता है, ठीक है, एक मेटल होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है हमेशा, ठीक है, सही। या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है या पॉजिटिवली चार्ज, बस दो ही हो सकता है। नेगेटिव मेटल तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि मेटल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर मेटल वो चीज है जिसने ऊपर क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज आए या पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है, सही है, पॉजिटिव चार्ज हो। तो उस तरह से तो इसका मतलब जो भी हम कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेटल होता है, ठीक है, उसके बाद मेटल से और जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं और जो स्पीसीज या ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, सही। और लिगेंड करा क्या होता है कि अच्छा, उसको अगर लिगेंड से कहना चाहे कि सर लिगेंड करा दोज स्पीसीज, है ना, दोज स्पीसीज ब्रैकेट में लिख सकते हैं आइदर पॉजिटिव नेगेटिव या यानी कभी कभी पॉजिटिव चार्ज भी उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ आता है, ठीक है। तो आइदर नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल, जनरली न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज ही हमें मिलने होते हैं, ठीक है। तो कहा कि वो स्पीसीज जो मेटल के साथ क्या हो, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्टली बनाई हुई हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, दोज स्पीसीज व्हिच कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल व्हिच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम इज कॉल्ड क्या है, लिगेंड, ठीक, सही। लिगेंड उसे कहते हैं जो हमारे पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो एक्सेस में, वो हमारे पास मेटल को कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के थ्रू दो या उनको कोऑर्डिनेट करके बॉन्ड बनाया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। और कह रहे हैं लिगेंड में भी आप आइदर में भी पॉजिटिवली, बहुत ही रेयर केस में होता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली और न्यूट्रल, कैसा भी हो सकता है, तो न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। बहुत कभी कभी 2-3-4 लिगेंड ऐसे हैं सिर्फ, बाकी या तो नेगेटिव होंगे या तो न्यूट्रल होगा। लिगेंड क्या है कि लिगेंड आर इलेक्ट्रॉनिकली रिच, ठीक है, स्पीसीज विच कैन डोनेट, ऐसे लिख सकते हैं, विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू किसको, सेंट्रल मेटल एटम को एक पेयर इलेक्ट्रॉन अगर वो दे सकता है तो 1, 2, 3, 4 जितना भी दे उसकी मर्जी, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 पेयर इलेक्ट्रॉन अगर उसके दे देना, वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो मेटल क्या है वो हमारे पास क्या है, लिगेंड, ठीक है, सही, ओके। अच्छा, इसका मतलब कोई सा भी कॉम्प्लेक्स हमारा किससे बना हुआ होता है, मेटल प्लस लिगेंड, मेटल एम की बात कर रहे हैं या फिर हम यूं कह लें मेटल प्लस लिगेंड, ठीक है, वो हमारे कोऑर्डिनेशन। और हमेशा लिगेंड क्या होता है, मेटल और लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा जो होता है, हमारा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, उसी के अंदर हमेशा मेटल और लिगेंड होता है। तो अगर हम आपको एग्जांपल लिखें कि हमने कहा FeCN6, अगर एग्जांपल आपको लिखें, ठीक, अगर हम आपको एग्जांपल लिखें FeCN6, ठीक, इसके ऊपर फिर माइनस मान लीजिए कर दिया, हमने क्या लिखा, CONH36, इसके ऊपर 3+ लिखा, ये देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। या फिर हमने लिखा COCl2NH3, ठीक है, NH34
तो इस तरह से हमने क्या कहना है यहाँ पे Fe क्या है हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट क्या, सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट क्या, सेंट्रल मेटल एटम। इसी तरह निकिल की बात करें, निकिल CO4 की बात करें, ठीक है, निकिल क्या, सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन हमारे पास यहाँ पे Cn जो है, Cn, यहाँ पे NH3 है, ठीक है, यहाँ पे CO है, इसमें Cl भी है और NH3 भी है। ये सारी चीजें क्या है, लिगेंड है, क्योंकि यही लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, यही लोग मेटल एटम को क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसका मतलब इस हमारे पास जो मेटल था इन सब के साथ ये लिगेंड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है ना, ये सब के सब हमारे पास क्या है, लिगेंड, ठीक है, L फॉर लिगेंड। और यहाँ पे Cn है तो Cn किसी के साथ दिया होगा, Cl दिया होगा, NH3 दिया होगा, NH3 दिया होगा, CO में से दिया होगा, ठीक है। वो लोग हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के क्या करते हैं, एक कंप्लीट या फिर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रख के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सही। तो इस पे लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं मेटल एटम को और उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं, और वही हमारे लिए क्या कहलाते हैं, लिगेंड। और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या लिखा जाता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, और हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल और लिगेंड होता है, ठीक, सही। तो आज की क्लास के लिए इतना। और लिगेंड करा कि न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, कटायनिक भी हो सकते हैं। जैसे Cl माइनस की बात करें, एनायनिक है हमारे पास, NH3 की बात करें, न्यूट्रल लिगेंड है, H2O की बात करें, न्यूट्रल लिगेंड है, Cn माइनस की बात करें, एनायनिक लिगेंड है। तो ऐसे बहुत सारे लिगेंड हमारे पास होते हैं, ठीक है। लिगेंड मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन देने का ही काम करते हैं हमेशा, वो भी मेटल को, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, लिगेंड, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की क्लास में आपको और सारी चीजों को एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसे रिवाइज करें, कोई भी दिक्कत होती है आपसे क्वेश्चन पूछें, ठीक है, और कमेंट में पूछे या डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।